चलिए हम पढ़ने वाले हैं अब संसद, इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत। और संसद जिसे पार्लियामेंट के रूप में जाना जाता है, यहाँ देखिए ये सर्वोच्च विधायी अंग होता है, सर्वोच्च विधायी निकाय इसको बोला जाता है। और यहाँ पे अगर बात करें तो संविधान के भाग 5 और अनुच्छेद नंबर 79 से लेकर 122 यानी कि 79 से लेकर 122 तक यहाँ पे कंप्लीट रूप से संसद के गठन, उसकी संरचना, उसके कार्यकाल, उसकी जो प्रक्रिया है, विशेष अधिकार है, इन सभी का यहाँ पे वर्णन किया गया है। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे हम बात करें तो आपको यहाँ पे दो चीज़ें देखने को मिलती है, दो नहीं तीन चीज़ें देखने को मिलती है। एक तो मिलती है लोकसभा, एक मिलते हैं राज्यसभा और एक मिलता है प्रेसिडेंट। इन तीनों को मिलाकर हम क्या बोल सकते हैं, संसद बोल सकते हैं। साथ ही अगर बात करें यहाँ पे तो द्विसदनात्मक व्यवस्था ये होती है, जिसमें जो लोकसभा होती है, राज्यसभा, ये दो चीज़ होती है, अपर सदन और निम्न सदन जिसे बोला जाता है लोअर सदन। संसद में दो सदन की आवश्यकता क्यों होती है, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए आपसे किसी के द्वारा, तो हमारी जो राष्ट्रीय विधायिका होती है उसका नाम क्या होता है, संसद, और राज्य की विधायिका का नाम होता है विधानमंडल। भारतीय संसद में दो सदन है और विधायिका जो जनता द्वारा निर्वाचित होती है और जनता के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करती है। विधायिका केवल कानून बनाने का संस्था नहीं है, मतलब सिर्फ कानून नहीं बनाती, इसके जो है अनेक महत्वपूर्ण कार्य भी होते हैं, जो कानून बनाना भी एक कार्य के रूप में शामिल किया जाता है। यह सभी लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रियाओं का केंद्र माना जाता है। जब किसी विधायिका में दो सदन होते हैं तो उसे द्विसदनात्मक विधायिका बोला जाता है। भारतीय संसद के एक सदन को राज्यसभा तथा दूसरे सदन को लोकसभा कहा जाता है। संविधान ने राज्यों को एक सदनात्मक या द्विसदनात्मक विधायिका जो है स्थापित करने का विकल्प दिया है। और यहाँ अगर बात करें तो राज्यों में अभी वर्तमान में केवल 6 राज्यों में द्विसदनात्मक विधायिका उपलब्ध है, तो उन सभी के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ये कंप्लीट रूप से हमारा ओवरव्यू यहाँ पे देखेंगे हम किसके संबंध में, संसद के संबंध में। और उसके बाद हम जो है बाकी चीज़ें यानी कि जो एमसीक्यूज होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उनको भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जो कि आपके पुराने वर्षों से संबंधित हो सकते हैं या फिर कुछ मॉडल क्वेश्चन हो सकते हैं। तो चलिए यहाँ देख लेते हैं हम एक एक चीज़ें। सबसे पहले बात करते हैं संसद का गठन। जैसे कि हमने बात करें आर्टिकल नंबर 79 से लेकर आर्टिकल नंबर 122 तक इनका कंप्लीट रूप से वर्णन किया गया है। तो पहला जो है संसद का गठन ही किया गया है। तो संसद का गठन जो होता है आर्टिकल नंबर 79 में यहाँ पर वर्णन किया गया है, जिसके अंतर्गत संसद में जो राष्ट्रपति है, लोकसभा और राज्यसभा, ये यहाँ पे शामिल होंगे। और यह निर्धारित किया गया है कि राष्ट्रपति संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं होता, ये ठीक है, किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। इसके अलावा भी काफ़ी महत्वपूर्ण अंग होता है संसद का, ये हमको देखने को मिलता है, क्योंकि जब लोकसभा में कोई बिल पारित होता है, उसके बाद राज्यसभा में होता है, उसके बाद जब तक कि राष्ट्रपति की स्वीकृति नहीं मिलती तब तक कि वो बिल जो है एक्ट के रूप में नहीं बनता है। ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। इसके साथ ही हमने राष्ट्रपति की जो कंप्लीट शक्तियां है वो पहले देख लिए। अब लोकसभा का जो वर्णन है, प्रावधान है, वो कहाँ देखने को मिलता है, आर्टिकल नंबर 80 के अंतर्गत। और राज्यसभा का जो प्रावधान है वो आपको देखने को मिलता है आर्टिकल नंबर 81 के अंतर्गत। ये दोनों चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। इसके बाद हम यहाँ बात कर लेते हैं जैसे राज्यसभा एवं लोकसभा की जो संरचना होती है वो कैसे होती है। तो पहले तो देखिए संसद के अंतर्गत राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति के अंतर्गत हम देखें तो मतलब पहला जो मुख्य व्यक्ति होता है राष्ट्रपति, उसके बाद राज्यसभा होती है और लोकसभा। तो हम यहाँ राज्यसभा के बारे में देख लेते हैं पहले। राज्यसभा की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे अधिकतम जो सदस्य संख्या है वो कितनी देखने को मिलेगी, 250, जिसमें से अलग अलग भागों में डिवाइड है। जैसे कि 12 होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, स्पेशल जो एरिया से उससे संबंधित यानी कि स्पेशल जो ज्ञानी जो लोग होते हैं उनको यहाँ पे मनोनीत किया जाता है। निर्वाचित जो होते हैं वो होते हैं 238, टोटल मिलाकर 250। अब निर्वाचित में भी दो कैटेगरी, एक तो स्टेट से होते हैं यानी कि 234 होते हैं, और एक यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश होते हैं 4। तो टोटल मिलाकर 238 होते हैं। इसके अलावा वर्तमान की अगर बात करूं तो वर्तमान में आपको सदस्य संख्या 245 देखने को मिलेगी, मनोनीत इसमें से 12 है। और निर्वाचित की अगर बात करें तो सिर्फ 233 है, मतलब 5 नहीं है। ठीक है, यहाँ पे 238 में से 233 है। अब इसमें से भी 229 जो है राज्यों से है और केंद्र शासित प्रदेशों से जैसे थे वैसे, यानी कि 4 है, और जिसमें से दिल्ली से 3 है और पुदुचेरी से 1 है। तो इस प्रकार अगर देखें तो वर्तमान संख्या आप देख सकते हैं 245। अब दूसरा जो है वो देखें हम तो लोकसभा में आप बात करें यहाँ पे तो अधिकतम जो होती है कितनी होती है, 250। 250 इसमें अगर देखें तो निर्वाचित आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, और दूसरी मनोनीत में आपको 2 एंग्लो इंडियन देखने को मिलती हैं। और निर्वाचित में 200 जो 530 आपको देखने को मिलेगी। सॉरी, यहाँ पे आपको जो है ये जो है 552 देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ देखिए
यहाँ हम देखें तो आपको देखने को मिलेगा राज्यों से जो है 530 है, केंद्र शासित प्रदेशों से 20 है, और इसके अलावा अगर बात करें 2 एंग्लो इंडियन, यानी कि 552 टोटल मिलाकर देखने को मिलेगी। और यहाँ वर्तमान की अगर बात करें तो 545 देखने को मिलेगी। 545 में से 530 आपको राज्यों से, 13 केंद्र शासित प्रदेशों से, जिसके अंतर्गत 7 दिल्ली से और 5 जो है अन्य शासित प्रदेशों से, और 2 एंग्लो इंडियन ऑलरेडी देखने को मिलेंगे। तो इस हिसाब से देखें तो आपको यहाँ पे राज्यसभा और लोकसभा की जो संरचना है उसके बारे में हमने देखें। अब बात कर लेते हैं, देखिए जो राज्यसभा में लोकसभा की संरचना होती है वो कैसे होती है। तो आर्टिकल नंबर 84 क्या बोलता है, यहाँ संसद का सदस्य बनने के लिए कुछ अहर्ताएं यानी कि कुछ योग्यताएं होनी चाहिए, जैसे कि भारत का नागरिक होना चाहिए, राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष होनी चाहिए मिनिमम, और लोकसभा के लिए 25 वर्ष होनी चाहिए। इसके अलावा उसके पास ऐसी अन्य अर्हताएं जो संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि या फिर उसके अधीन वह अर्हताएं को पूर्ण करता हो, ये सारी चीज़ देखने को मिलती है। संसद के अंतर्गत जो सदस्य होते हैं उनकी निर्भरताएं मतलब अयोग्यताएं क्या क्या हो सकती है। तो अनुच्छेद नंबर 102 क्या बोलता है, इसमें लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम आया था, जिसको पब्लिक पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट बोला जाता है 1951। इसके कुछ स्थितियां निर्धारित की, जिसके अंतर्गत हम देखें तो यदि कोई व्यक्ति जो भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन लाभ का पद धारण करता हो, इस संदर्भ में संसद को यह शक्ति होती है कि वह घोषित कर सकती है कि पद को धारण करने वाला जो व्यक्ति है निर्हर यानी कि अयोग्य घोषित अयोग्य घोषित नहीं होगा। ठीक है। इसके अलावा यदि व्यक्ति विकृतचित है तो सक्षम न्यायालय की ऐसी घोषणा विद्यमान है इसमें। इसके साथ ही दिवालिया अगर व्यक्ति हो गया तो उसको यहाँ पे निर्हर घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है। इसके अलावा यदि व्यक्ति जो है मतलब अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, और यदि व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है तो भी यहाँ पे देखिए उसने किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर ली है, या फिर किसी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा या अनुशक्ति को अस्वीकार किए हो, यदि व्यक्ति संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा अयोग्य घोषित कर दिया गया, तो ये सारी चीज़ें जो है निर्भरता यानी कि अयोग्यता यहाँ पे देखने को मिलती है। 10वीं अनुसूची आपको पता होगा 52वें संविधान संशोधन 1985 के तहत जोड़ी गई थी, जिसके अंतर्गत दल बदल के आधार पर सदस्यों को संसद की सदस्यता से अयोग्य घोषित करने के संबंध में प्रावधान जुड़े हुए हैं। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट जो है कुछ टिप्पणी है जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम है, जिसकी अगर बात करें तो पीआरए जो एक्ट है 1951, इसके आधार पर संसद सदस्य अथवा संसद के सदस्य बनने संबंधी कुछ निर्भरताएं दी गई है। जैसे यदि व्यक्ति निर्वाचन से संबंधित भ्रष्ट आचरण का दोषी पाया जाता है, यदि किसी अपराध का दोष सिद्ध होने पर 2 वर्ष या उससे अधिक की समय जो है की सजा दी गई हो, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। इनको हम क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे आगे चलकर। संसद के जो अधिकारी होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो देखो संसद के अधिकारी होते हैं, एक तो राज्यसभा के होते हैं और एक लोकसभा के। राज्यसभा का सभापति होता है जिसे हम उपराष्ट्रपति के रूप में जानते हैं, उपसभापति होता है, राज्यसभा का महासचिव होता है। फिर लोकसभा की बात करें तो प्रोटेम स्पीकर होता है। प्रोटेम स्पीकर मतलब जो शुरुआत में जो होता है सबसे वरिष्ठ नागरिक सदन का, निम्न सदन का सबसे वरिष्ठ जो सदस्य होता है उसको प्रोटेम स्पीकर के रूप में यहाँ पे बनाया जाता है। और दूसरा होता है अध्यक्ष जिसे स्पीकर बोला जाता है, और फिर उसके बाद उपाध्यक्ष होता है और लोकसभा महासचिव होता है। तो चलिए बताइए यहाँ पे प्रोटेम स्पीकर लोकसभा का कौन कौन है अभी जो वर्तमान जो लोकसभा थी उसमें, और स्पीकर कौन, और जो है डेप्यूटी स्पीकर यानी कि उपाध्यक्ष कौन है। तो इन सभी के नाम आप बताइए कमेंट बॉक्स में। चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं संसद के जो दोनों सदन हैं, मतलब यहाँ पे जो लोकसभा है और राज्यसभा दोनों की शक्तियाँ। तो देखिए राज्यसभा जो उच्च सदन होता है वो सामान्य विधेयकों पर विचार कर उन्हें पारित और उन्हें धन विधेयक में संशोधन प्रस्तावित करती है यहाँ पे। और लोकसभा की शक्ति की अगर बात करें संघ सूची और समवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाती है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे जो लोकसभा होती है वो धन विधेयक और सामान्य विधेयक को प्रस्तुत और पारित भी करती है। फिर संवैधानिक राज्यसभा की बात करें संवैधानिक संशोधनों को पारित करती है, प्रश्न पूछकर तथा संकल्प और प्रस्ताव करके कार्यपालिका पर नियंत्रण करती है। और यहाँ पर लोकसभा की बात करें तो कर प्रस्तावों, बजट और वार्षिक वित्तीय वक्तव्यों को स्वीकृति देती है। साथ ही प्रश्न पूछकर, पूरक प्रश्न पूछकर, प्रस्ताव लाकर और अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। साथ ही अगर देखें तो राष्ट्रपति जो राज्यसभा है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में भागीदारी करती है तथा उन्हें सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के मतलब न्यायालय के न्यायाधीशों को हटा सकती है। पर यहाँ देखिए लोकसभा जो है संविधान मतलब संशोधन करती है और आपातकाल की घोषणा को स्वीकृति भी देती है। नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पे तो राज्यसभा जो होते हैं उपराष्ट्रपति को हटाने की का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही लाया जा सकता है।
राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को चुनाव करती है लोकसभा, और उन्हें सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है उनको हटा सकती है। फिर राज्यसभा की बात करें तो राज्य सूची के विषय में कानून बनाने का अधिकार दे सकती है, और लोकसभा जो है समिति और आयोगों का गठन करती है और उन्हें प्रतिवेदनों पर जो होती है विचार करती है। तो ये सभी जो है शक्तियाँ है किसकी, दोनों की, राज्यसभा और लोकसभा की। अब आगे बात कर लेते हैं हम लोकसभा का विघटन। लोकसभा का विघटन की अगर बात करें तो आर्टिकल नंबर जो होता है 85 का 2 उसका खा में इसमें राष्ट्रपति को लोकसभा के विघटन की शक्ति प्राप्त है। तो ये चीज़ आपको विद्वान है, ठीक है। राष्ट्रपति स्वविवेक का प्रयोग भी कर सकता है, परंतु जब तक कि प्रधानमंत्री की सिफारिश ना हो तब तक ये काम नहीं होता, ठीक है। तो ये राष्ट्रपति के पास पावर होती है, ये इतना बस आपको याद रखना है। इसके साथ ही संसद की जो भाषा है इसमें आर्टिकल नंबर जो 120 है उसमें ये बोला गया है कि हिंदी या अंग्रेजी का प्रयोग किया जा सकता है, परंतु पीठासीन जो अधिकारी होता है मतलब जो स्पीकर होता है उसके पास स्वविवेक से वो जो मातृभाषा होती है सदस्य सांसदों की या विधायकों की, वो अपनी मातृभाषा में भी यहाँ पे बोल सकते हैं। फिर संसदीय विशेष अधिकार की अगर बात करें तो आर्टिकल नंबर 105 के अंतर्गत यहाँ पे 2 प्रकार के विशेष अधिकार है। संसद सदस्यों के व्यक्तिगत विशेष अधिकार, जिसके अंतर्गत उनको जो है बोलने की स्वतंत्रता, गिरफ्तारी से उन्मुक्ति, गवाह के रूप में उपयुक्त उपस्थित होने से मुक्ति, ये सारी चीज़ यहाँ प्राप्त होती है व्यक्तिगत के अंतर्गत। दूसरा जो होता है सामूहिक विशेष अधिकार, तो संसदीय चर्चा एवं कार्यवाहियों के प्रकाशन का अधिकार, न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच का निषेध, सदन के आंतरिक विषय का विनियमन, सदन की जो अवमानना हेतु दंडित करने का अधिकार, ये सारी चीज़ यहाँ पे है सामूहिक विशेष अधिकार के रूप में। फिर बात करते हैं संसद की जो विधायी प्रक्रिया होती है, इसके अंतर्गत हमको देखना सामान्य रूप से जो विधेयक है वो पारित किए जाते हैं। तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे, देखिए जो साधारण विधेयक है, साधारण विधेयक हम देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं साधारण विधेयक की। तो यह वह प्रारूप होता है सदन में विधि निर्माण हेतु प्रस्तुत किया जाता है। कोई भी विधेयक तब विधि का रूप धारण कर लेता है जब संसद के दोनों सदनों में पारित होता है और राष्ट्रपति की स्वीकृति उसको प्राप्त होती है। तो यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा, एक तो सरकारी विधेयक होता है जो मंत्रियों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। इनका संबंध आम जनता से हो सकता है, किसी विशेष वर्ग से हो सकता है। दूसरा होता है गैर सरकारी विधेयक। ये ऐसे विधेयक होते हैं जो मंत्रियों द्वारा नहीं, संसद के किसी अन्य सदस्य के द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं, और ये आम जनता, विशेष वर्ग और संस्था तथा क्षेत्र से संबंधित हो सकते हैं। दूसरे प्रकार के जो विधेयक होते हैं वो होते हैं धन विधेयक। आर्टिकल नंबर 110 के अंतर्गत ही इसका प्रावधान किया गया है। जैसे किसी कर को लगाना, समाप्त करना, उसमें परिवर्तन करना तथा करों का विनियमन करना, इससे संबंधित सारी चीज़ें आपको देखने मिलेगी धन विधेयक में, ठीक है। और नेक्स्ट जो होता है विनियोग विधेयक। विनियोग विधेयक आर्टिकल नंबर 114 के अंतर्गत आपको जो है लोकसभा में प्रस्तुत अनुदानों की मांग और संचित निधि पर भारित व्यय हेतु धन प्राप्त करने के लिए विनियोग विधेयक को लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा प्रश्नकाल आपने सुना होगा। प्रश्नकाल मतलब प्रतिदिन सदन की जो कार्यवाही होती है उसमें कार्यवाही का प्रथम जो आवर होता है, प्रथम आवर यानी कि प्रथम जो घंटा होता है वो प्रश्नकाल कहलाता है, जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं एवं उनके उत्तर भी दिए जाते हैं। बजट की अगर बात करें तो यहाँ देखिए ये जो अनुच्छेद नंबर 112 के अंतर्गत आगामी वित्तीय वर्ष के लिए राष्ट्रपति की ओर से जो है वित्त मंत्री अथवा उसकी उपस्थिति में जो है कोई अन्य मंत्री देश के अन्य जो आय व्यय का जो वार्षिक वित्तीय विवरण होता है, जिसको बजट के नाम से जाना जाता है, इसको प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। यह बजट केवल लोकसभा में ही प्रस्तावित होता है, राज्यसभा में नहीं होता। संसदीय समितियों की अगर बात करें तो यहाँ देखिए संसदीय समितियाँ जो होती है संसद के कार्य संचालन में सहायता करती है, और उनके अनेक जो है संसदीय समिति की व्यवस्था की गई है, जिसके अंतर्गत एक छोटे सदन के रूप में वो कार्य करती है। तो यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा। फिर विभिन्न प्रकार के प्रस्ताव होते हैं। तो प्रस्ताव होते हैं अविलंबनीय, लोक महत्व के विषय में विशेष संबंधित होते हैं, और दूसरे होते हैं सार्वजनिक महत्व के अन्य विशेष संबंधित। तो अविलंबनीय जो लोक महत्व के विषय है उसके अंतर्गत स्थगन प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, अल्पकालीन जो चर्चा होती है वो देखने को मिलती है। और सार्वजनिक महत्व के प्रस्ताव के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा मूल प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव और धन्यवाद प्रस्ताव। ये सारी चीज़ हमको देखने को मिलेगी। अब बात कर लेते हैं कुछ समितियों के बारे में। समितियाँ जो होती है, देखिए समितियाँ जो होती है एक स्थायी समितियाँ होती है और एक होती है अस्थायी या तदर्थ समिति। तो पहले हम देख लेते हैं स्थायी समितियाँ। तो स्थायी समितियों के अंतर्गत पहला जो प्रकार है वो है वित्तीय समिति है, जिसके अंतर्गत प्राक्कलन समिति है, ठीक है, लोक लेखा समिति है, लोक उपक्रम समिति, सरकारी उपक्रम समिति जिन्हें बोलते हैं। फिर जांच समितियों के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा विशेष अधिकार समितियाँ, याचिका समितियाँ। इसके साथ ही सदन की जो समितियाँ है उसके अंतर्गत आपको नियम समिति देखने को मिलेगी, सदन में उपस्थित रहने वाले सदस्यों संबंधित समिति, कार्य मंत्रणा समिति, गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति। दूसरा होता है अन्वेषण समितियाँ। तो अन्वेषण समितियों के अंतर्गत
सरकारी आश्वासन संबंधी समिति, अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों से संबंधित समिति, अधीनस्थ विधान पर प्रत्यायोजित विधान संबंधी समिति, पत्र संबंधी समिति। अगला जो प्रकार है उसमें देखने को मिलेगा सेवा संबंधी समिति। तो आवास समिति, वेतन भत्ता संबंधी समिति, ग्रंथालय समिति, सामान्य प्रयोजन समिति। फिर अस्थायी प्रकार की जो समितियाँ उसमें आपको दो प्रकार देखने को मिलेंगे, एक तो प्रवर या संयुक्त प्रवर समिति, किसी विशिष्ट मामले की जांच संबंधी समिति। तो ये कंप्लीट हमने देखे समितियाँ और संसद के विभिन्न प्रकार की जो मतलब जो ओवरव्यू है सभी प्रकार से हमने यहाँ पर कवर कर ली है, एक ओवरव्यू। ठीक है, पूरा डिटेल में तो ये जो है इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होगा, तो इसलिए हमने यहाँ पे सिर्फ ओवरव्यू देखा है। अब ओवरव्यू के बाद हमारा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हो जाता है, यहाँ हम देखेंगे अभ्यास प्रश्न। अभ्यास प्रश्न के अंतर्गत कुछ जो विगत वर्ष में पूछे गए IAS PCS में जो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है उनको डिस्कस करेंगे। दूसरी चीज़ हम मॉडल क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे जो कि आने वाले भविष्य में आपको बहुत हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन देखने को मिलेगा यहाँ पे, लोकसभा के जो चुनाव है उसमें निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति को न्यूनतम आयु कितनी होती है। तो लोकसभा के लिए 25 वर्ष होती है और राज्यसभा के लिए यहाँ पे देखिए राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। संविधान जो है, संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी। तो ये जो है 31 नंबर का संशोधन यानी कि A नंबर का राइट आंसर है। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से सदस्य जो मनोनीत करने की शक्ति है किसके पास होती है। जो एंग्लो इंडियन से संबंधित अगर बात करें तो ये पावर जो होती है ओनली राष्ट्रपति यानी कि B नंबर का राइट आंसर है, भारत के राष्ट्रपति। लोकसभा के लिए निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। सही नहीं मतलब गलत बताना है। तो देखिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होता, सही है। निर्वाचनों का संचालन निर्वाचन आयोग करते, ये भी सही है। निर्वाचनों के लिए मतदाताओं की सूची को राष्ट्रपति के निर्देशन और नियंत्रण में तैयार किया जाता है, ये गलत है। निर्वाचन आयोग के अनुरोध पर राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग को उसके कार्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक कर्मचारी उपलब्ध कराते, ये सही है। तो गलत क्या है, गलत C है, इसलिए C नंबर का हमारा राइट आंसर है। और यहाँ आपको देखने मिलेगा भारत में मतदाता सूची का निर्माण केंद्रीय निर्वाचन आयोग यानी कि चीफ इलेक्शन कमीशन जो होता है, मतलब सेंट्रल इलेक्शन कमीशन CIC जिसे बोलते हैं, CEC, तो ये इसके नियंत्रण में किया जाता है। अनुच्छेद नंबर 324 का एक निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी और 25 जनवरी को ही मतदाता दिवस मनाया जाता है, इसलिए वर्ष 2011 से देखिए हमको देखने को मिलता है। फिर देखिए यहाँ पे जो है निम्न सांविधिक संशोधनों में से जो है कौन से राज्यों से निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है। तो यह जो है 7वां तथा 31वां दोनों यहाँ पे देखने को मिलेगा संविधान संशोधन। ठीक है, कौन कौन से सन में हुए थे ये आपको देखने को मिलेगा। तो आप देखिए 1956 में जो है 7वां संविधान संशोधन देखने को मिला था आपको। ठीक है, ये यहाँ पे देख सकते हैं। और 31वां संविधान संशोधन आपको 1973 में देखने को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में निर्धारित किए गए लोकसभा में जो सदस्य होते हैं उनकी संख्या अधिकतम हो सकती है, कितनी हो सकती है, 552 हो सकती है। 552 यहाँ पे राइट आंसर होगा। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है और यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा। तो ये हम देख सकते हैं 2026, ये हमने पीछे देख भी चुके हैं एक बार, 2026 तक यथावत रहेगा 1971 की जनगणना के आधार पर। लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है, किसके द्वारा, ये राष्ट्रपति के द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर यानी कि प्रधानमंत्री की सलाह पर। तो C नंबर का राइट आंसर होगा। लोकसभा के जो निर्वाचन है उसके लिए नामांकन पत्र, तो यहाँ पे हमको देखना है, देखिए नामांकन पत्र तो भारत के किसी भी नागरिक द्वारा जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में है दाखिल किया जा सकता है। तो C नंबर का यहाँ पे राइट आंसर होगा। लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है। तो आरक्षित स्थानों की संख्या यहाँ पे 84 देखने को मिलेगी लोकसभा में अनुसूचित जाति यानी कि SC कैटेगरी शेड्यूल कास्ट के लिए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पे अनुसूचित जाति के आरक्षण का प्रावधान किया गया है आर्टिकल नंबर 330 के अंतर्गत। भारत के किस राज्य का जो है लोकसभा व राज्यसभा प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है। तो उत्तर प्रदेश यहाँ पे राइट आंसर होगा। लोकसभा का कार्यकाल की अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए जो होता है किसी भी परिस्थिति में नहीं बढ़ाया जा सकता, ये गलत है। एक बार 6 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है, ये भी गलत है। आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष के लिए, ये सही है। ठीक है, तो C नंबर का हमारा राइट आंसर है, D भी हमारा गलत होगा। निम्न में से यहाँ पे देखिए आपको मिलाना है, तो आप देख सकते हैं तमिलनाडु की अगर आंध्र प्रदेश जो राज्य है उसमें प्रतिनिधित्व की अगर बात करें तो आंध्र प्रदेश जो है कितना है, ये 25 देखने को मिलेगा।
तमिलनाडु हमको देखने मिलेगा 39। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र आपको 48 देखने को मिलेगा। छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो ये 11 देखने को मिलेगा। उसके बाद पश्चिम बंगाल आपको 42 देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे डी नंबर का हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे डी नंबर का हमारा राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ आप देख भी सकते हैं मिलान जोड़ी का। निम्न में से जो है कौन सा एक लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार निर्वाचन क्षेत्र है? तो देखिए यहाँ पे जो है कांगड़ा नहीं है, कच्छ भी नहीं है, भीलवाड़ा भी नहीं है, लद्दाख है। तो बी नंबर का हमारा राइट आंसर होगा। निम्नलिखित राज्यों या संघ शासित जो प्रदेश है, ये क्षेत्र है, उसके क्षेत्र समूह में से किसकी लोकसभा में केवल एक सीट है? तो एक सीट कौन सी है? तो देखिए यहाँ पे हमको चंडीगढ़ में देखने को मिलेगी, सिक्किम में भी और मिजोरम में भी। तो यहाँ पे डी नंबर का राइट आंसर होगा। लोकसभा अध्यक्ष के पद के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो यहाँ देखिए आपको देखने को मिलेगा वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, गलत है। यह आवश्यक नहीं कि अपने निर्वाचन के समय वह सदन का सदस्य हो, परंतु उसे अपने निर्वाचन के बाद 6 माह के भीतर सदस्य हो जाना पड़ेगा, ये भी गलत है। ठीक है, यहाँ पर सही आंसर हमको देखना है। यदि वह त्यागपत्र देना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को संबोधित करना होता है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष को संबोधित करके देता है और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देता है। तो ओनली 3 यानी कि बी नंबर का राइट आंसर होगा। भारत में लोकसभा यानी स्पीकर जो होता है अध्यक्ष, है ना, तो यहाँ पे क्या होता है, ये चयनित किया जाता है, मनोनीत नहीं किया जाता, ये चयनित किया जाता है। चयनित किया जाता है यानी कि बी नंबर का राइट आंसर होगा। प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है, तो यहाँ पे देखिए ये जो है ओनली सदस्यों को शपथ दिलाना इसका कर्तव्य होता है, प्रोटेम स्पीकर। स्पीकर के पद के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो देखिए वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहता है, गलत है। यह आवश्यक नहीं कि वह निर्वाचन के समय जो है सदस्य हो, परंतु निर्वाचन के बाद 6 माह के भीतर जो होता है सदन का सदस्य हो जाना पड़ेगा, ये भी गलत है। यदि सामान्य अवधि से पूर्व सदन को भंग कर दिया जाता है तो उसे अपना पद छोड़ना पड़ता है, ये भी गलत है। यदि वह त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को संबोधित करते हैं, ये डी नंबर का हमारा राइट आंसर होगा। भारत की प्रथम लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पे जीवी मावलंकर, जीवी मावलंकर यानी कि ए नंबर का राइट आंसर होगा। और आप लिस्ट भी देख सकते हैं, यहाँ देखिए, यहाँ स्क्रीनशॉट लेकर आप जो है जिसको जीवी मावलंकर यानी गणेश वासुदेव मावलंकर जो कब से कब तक थे और कांग्रेस पार्टी के थे आपको पता होगा, और बाकी भी आप स्क्रीनशॉट लेकर यहाँ पे पढ़ सकते हैं, या फिर PDF मिलेगी तो उसको भी आप पढ़ सकते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और यहाँ पे आपको देखना है जो सही है वो आंसर को देखना है। तो यहाँ देखिए पहली लोकसभा में विपक्ष में सबसे बड़ा राजनीतिक दल जो है स्वतंत्र पार्टी था, तो ये गलत है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को सर्वप्रथम 69 में मान्यता दी गई, ये सही है। ठीक है, लोकसभा में यदि किसी दल के न्यूनतम 75 सदस्य ना हो तो उसके नेता को नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता नहीं मिल सकती, तो ये भी गलत है। तो यहाँ पे केवल 2 यानी कि बी नंबर का राइट आंसर है। और आप यहाँ देख सकते हैं प्रथम लोकसभा के चुनाव 489 सीटों के लिए हुए थे, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस 364 सीटें प्राप्त हुई। दूसरे स्थान पर 16 सीटें प्राप्त हुई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI, जिसे बोलते हैं विपक्ष में सबसे बड़ा राजनीतिक दल था। सर्वप्रथम 69 में नेता प्रतिपक्ष को मान्यता दी गई, ये तो हमने देख लिए। इंडियन नेशनल कांग्रेस के राम सुभग सिंह को चुना गया था। और लोकसभा में किसी दल के नेता को नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता मिलने के लिए लोकसभा में कुल जो है सदस्य संख्या 10% सांसद होने आवश्यक होते हैं, ठीक है, ना कि 75। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और यहाँ पर सही कथन का चुनाव करना है। तो देखिए यहाँ पर संघ राज्य क्षेत्रों का जो है राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं होता है, तो ये गलत है। निर्वाचन झगड़ों का जो है निर्णय करना मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अधिकार क्षेत्र में होता है, ये भी गलत है। भारत के संविधान के अनुसार संसद में केवल लोकसभा और राज्यसभा होती है, तो ये गलत है। यहाँ राष्ट्रपति भी होता है, ठीक है, तो यहाँ पे कोई नहीं इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ देख सकते देखिए केंद्र शासित प्रदेशों का इसमें भूमिका होती है, यानी कि पुदुचेरी दिल्ली के लिए दोनों के लिए यहाँ पर प्रतिनिधित्व देखने को मिलता है। ठीक है, और यहाँ जम्मू कश्मीर और जो इसके लिए भी यहाँ 4 राज्यसभा सीट देखने को मिलती है। निर्वाचन संबंधी झगड़े जो है न्यायपालिका में सुलझाए जाते हैं और 79 के अनुसार 3 चीज़ होती हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, तीनों चीज़, यानी तीनों ऑप्शन हमारे गलत थे वहाँ पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और यहाँ देखिए कौन एक भारत के संविधान की 4वीं अनुसूची को सही वर्णित करता है। तो यहाँ इसमें संघ और राज्य के बीच शक्तियों का विवरण सूचीबद्ध है, ये गलत है। ठीक है, इसमें संविधान में सूचीबद्ध भाषा, ये भी गलत है। जनजातीय क्षेत्र का प्रशासन, ये भी गलत है। इसमें जो है राज्यसभा की जो सीट है उसका उल्लेख है, तो डी नंबर का हमारा राइट आंसर होगा।
राष्ट्रहित में भारत की जो संसद है वो यहाँ अगर बात करें तो भारत की संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर विधिक शक्ति प्राप्त कर लेती है यदि इसके लिए एक संकल्प है। तो संकल्प जो होता है एक जो होता है राज्यसभा द्वारा अपने उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित कर लिया जाए। तो ये डी नंबर का हमारा राइट आंसर होगा इसका। निम्नलिखित विशेष अधिकारों में जो है कौन से भारत के संविधान द्वारा राज्यसभा को प्रदत्त किए जाते हैं। तो यहाँ देखिए ये जो होता है संसद को राज्य सूची में नियम बनाने और एक अथवा एकाधिक अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने हेतु सशक्त बनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित करना, ये किसको पावर होती है, ये राज्यसभा को पावर होती है। तो बी नंबर का हमारा राइट आंसर होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और यहाँ देखिए सही आंसर का चुनाव करना। तो राज्यसभा में धन विधेयक या तो अस्वीकार करने या संशोधित करने की कोई शक्ति निहित नहीं होती, सही है बिल्कुल। राज्यसभा अनुदानों की मांगों पर मतदान नहीं कर सकती, ये भी बिल्कुल सही है। राज्यसभा में वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा नहीं हो सकती, ये गलत है। तो ये होती है, ठीक है, तो इसलिए गलत है, 1 2 बस सही है, यानी कि बी नंबर का राइट आंसर होगा। राज्यसभा किसी धन विधेयक में सारभूत संशोधन करती है तो तत्पश्चात क्या होता है। तो यहाँ पर लोकसभा राज्यसभा की अनुशंसाओं को स्वीकार करे या अस्वीकार करे इस विधेयक पर आगे कार्रवाई कर सकती है, ये बिल्कुल सही है, ए नंबर का राइट आंसर होगा। भारत के जो संविधान है उसमें निम्नलिखित में से क्या कथित है। तो यहाँ देखिए सही उत्तर का चुनाव करना है और यहाँ देख सकते हैं हम राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, सही है। संसद राष्ट्रपति और दो सदन है उससे मिलकर बनेगी, तो ये भी सही है, यानी कि 1 और 2 दोनों सही है। तो दूसरा नंबर यानी बी नंबर का राइट आंसर है हमारा। निम्नलिखित कथनों पर जो है कौन सा एक सही है। तो कौन सा एक सही है, तो यहाँ पे किसी मनोनीत सदस्य के मंत्री पद के लिए नियुक्ति पर संवैधानिक वर्जना नहीं है, ठीक है, तो ये भी यही सही है, यहाँ पे सी नंबर का राइट आंसर होगा। लोकसभा और राज्यसभा के बीच गतिरोध की स्थिति जो है किन स्थितियों में जो होता है संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। तो यहाँ देखिए साधारण विधि निर्माण को पारित करने की स्थिति में, तो ये सही है। धन विधेयक के मामले में नहीं बुलाया जा सकता, संविधान संशोधन में भी नहीं बुलाया जा सकता, तो केवल एक यानी कि ए नंबर का राइट आंसर होगा। निम्न कथन पर जो है विचार करना है और सही कथन का चुनाव करना। तो भारत में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक 108 के तहत स्वीकृत की जाती है, बिल्कुल सही। लोकसभा तथा राज्यसभा की प्रथम संयुक्त बैठक वर्ष 1961 में हुई थी, ये भी सही है। भारतीय संसद के दोनों सदनों की दूसरी संयुक्त बैठक बैंक सेवा आयोग निरसन बिल को पारित करने हेतु हुई थी, ये भी सही है, यानी तीनों सही यानी कि डी नंबर का राइट आंसर होगा। जब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में कोई विधेयक निर्दिष्ट यानी रेफर किया जाता है तो इसे किसके द्वारा पारित किया जाना चाहिए। इसे जो है देखिए उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत यहाँ देखने को मिलता है, ठीक है। ए नंबर का हम जो ऑप्शन है वो राइट आंसर देखने को मिलता है। भारत की संचित निधि से निधि निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है। तो यहाँ पे जो है किसका अनुमोदन अनिवार्य है, यहाँ पे भारत की संसद का अनुमोदन अनिवार्य है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और सही कथन का चुनाव करना है। तो देखिए यहाँ पे राज्यसभा का सभापति तथा उपसभापति उस सदन के सदस्य नहीं होते, ये गलत है। जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्यों को मतदान का कोई अधिकार नहीं होता, उनको उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान का अधिकार होता है, ये बिल्कुल सही है, यानी कि बी नंबर का राइट आंसर है। निम्नलिखित कथनों में से कौन से जो है सही है। तो यहाँ देखिए हम देख सकते हैं लोकसभा में लंबित कोई विधेयक उसके 17 अवसान पर व्यापकत यानी लैप्स हो जाता है, तो ये गलत है। राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक जिसे राज्यसभा ने पारित नहीं किया है लोकसभा के विघटन पर व्यापकत नहीं होता, तो ये सही है, ठीक है। तो यहाँ देखिए ओनली 2 यानी कि बी नंबर का राइट आंसर होगा, ठीक है, सही पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है। तो ये प्राक्कलन समिति यानी कि देखिए यहाँ पे जो होता है एस्टिमेट समिति इनको बोला जाता है, तो ये बी नंबर का राइट आंसर हमारा सबसे बड़ी समिति होती है। इसके अलावा लेखानुदान और अंतरिम बजट के बीच क्या अंतर है। तो यहाँ देखिए अंतर, स्थायी सरकार लेखानुदान जो होती है लेखानुमोदन जो होती है उसके प्रावधान का प्रयोग करती है, जबकि कार्यवाहक सरकार अंतरिम बजट के प्रावधान का प्रयोग करती है, ये गलत है। लेखानुमोदन जो सरकार है उसके बजट के व्यय पक्ष मात्र से संबद्ध होता है, जबकि अंतरिम बजट में व्यय तथा आवती दोनों सम्मिलित होते हैं, तो ये बिल्कुल सही है, बी नंबर का राइट आंसर है। निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार मतलब कौन सा एक सही है यहाँ पूछा गया है। तो देखिए यहाँ ओनली जो है किसी मनोनीत सदस्य की जो है मंत्री पद के लिए नियुक्ति पर संवैधानिक वर्जना नहीं है, ये सही है, ठीक है।
निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और यहाँ पे जो होता है सही बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा लेखा लोक लेखा जो होता है तथा सार्वजनिक उपक्रम की समिति से जो होता है राज्यसभा के सदस्य संबंधित होते हैं, जबकि प्राक्कलन समिति के लिए सदस्य केवल लोकसभा के लिए होते हैं, तो ये सही है। इसके अलावा संसदीय कार्य मंत्रालय कुल मिलाकर संसदीय कार्यों की मंत्रिमंडलीय समिति के निर्देशन में कार्य करती है, ये भी सही है। फिर विभिन्न मंत्रालय में जो होता है भारत सरकार द्वारा गठित समिति, परिषद और जो मंडल होते तथा आयोग उसके लिए संसदीय जो कार्य मंत्री संसद सदस्यों को नामित करते हैं, तो ये गलत है। एक और दो दोनों सही है, यानी कि तीसरा गलत है, तो ए नंबर का राइट आंसर है। भारत के जो न्यायवादी है महान्यायवादी, उसके विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और यहाँ आंसर देना है। ठीक है, तो देखिए वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, बिल्कुल सही। उसकी वही योग्यता होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ उसे संसद के किसी भी एक सदन का सदस्य होना चाहिए, ये गलत है। संसद द्वारा महाभियोग लगाकर हटाया जा सकता है, ये भी गलत है। तो एक और दो दोनों सही है, यानी कि ए नंबर का राइट आंसर होगा। संसद में भारत में संसद में कोरम की संख्या कितनी होती है? तो कोरम की संख्या 10% होती है। 10% होती है, यानी कि सदन की जो कुल सदस्य संख्या उसका 10वां भाग, यानी कि डी नंबर का राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस संसदीय समिति में केवल जो लोकसभा के सदस्य ही होते हैं? तो यहाँ प्राक्कलन समिति इसका राइट आंसर है, बी नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विषय में राज्यसभा को लोकसभा के में बराबर अधिकार प्राप्त होता है? तो यहाँ देखिए संविधान के संशोधन के संबंध में इसको बराबर अधिकार प्राप्त होता है। शून्यकाल का क्या अर्थ है? शून्यकाल का अर्थ हमको देखने को मिलेगा प्रश्नकाल एवं एजेंडा के अगले विषय के बीच का जो समय है उसको क्या बोला जाता है? शून्यकाल बोला जाता है। भारत में आकस्मिक निधि का प्रावधान क्यों किया जाता है, क्यों किया गया है? तो देखिए भारत में आकस्मिक निधि का जो प्रावधान है वो किया गया है संकट के समय एक सुरक्षा कवच प्रदान करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक महत्व के किस अत्यावश्यक प्रश्न या मुद्दे पर जो है निम्न में से किसका सहारा लिया जाता है? तो लोकसभा के जो अत्यावश्यक जो प्रश्न या मुद्दे पर जो है स्थगन प्रस्ताव का यहाँ पे सहारा लिया जाता है। संसद के दोनों सदनों में गतिरोध की स्थिति उत्पन्न होने पर संबंधित प्रावधानों में से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना और सही कथन का चुनाव करना है। जब देखिए यदि कोई विधेयक एक सदन से पारित कर दिया गया है तथा दूसरे सदन पर भेज दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति कब संसद को संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं? तो जब विधेयक को अन्य सदन ने अस्वीकार कर दिया हो, तो ये सही है। जब कोई सदन जो होता है विधेयक में किए गए संशोधनों में से पूर्णतः असहमत हो, ये भी सही है। जब एक सदन द्वारा पारित विधेयक के दूसरे में लंबित होने की अवधि 3 माह से अधिक होती है, तो ये गलत है। तो यहाँ पर सिर्फ दोनों सही है, यानी कि बी नंबर का राइट आंसर है। ठीक है, और यहाँ 6 माह होती है, 3 माह नहीं होती। जब किसी साधारण विधेयक को संसद के दोनों सदनों में संयुक्त अधिवेशन रखा गया है, तो वह निम्न में से किस प्रकार पारित होता है? तो ये पारित होता है दोनों सदनों में उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से। राज्यसभा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है? तो यहाँ देखिए सबसे उपयुक्त है, इसमें जो होता है इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पश्चात सेवानिवृत्त हो जाते हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, टोटल जो होती है उनकी 6 वर्ष होती है अवधि। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल की अवधि जो होती कितनी होती है? अधिकतम अंतराल की अवधि होती है 6 माह की, सी नंबर का राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा जो है संसद द्वारा सरकार पर नियंत्रण का एक तरीका नहीं है? तो देखिए सरकार पर नियंत्रण का एक तरीका जो है प्रश्न पूछना भी है, ठीक है, समितियों की व्यवस्था करना ये भी है, अविश्वास प्रस्ताव भी है, परंतु निर्णय का पुनरावलोकन जो होती है समीक्षा होती है वो यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ देख सकते हैं ये तरीका नहीं है सरकार पर नियंत्रण का, सी नंबर का राइट आंसर। संविधान की किस अनुसूची में राज्यसभा में सीटों के आवंटन का उल्लेख है? तो ये 4वीं अनुसूची यहाँ देखने को मिलती है, यानी कि बी नंबर का राइट आंसर है। संविधान के अनुच्छेद 312 के अनुसार राज्यसभा को जो है निम्न में से किस विषय पर अनुशंसा करने का असाधारण अधिकार है? तो ये जो अखिल भारतीय सेवा होती है, यानी कि नई अखिल भारतीय सेवाओं के लिए, डी नंबर का राइट आंसर है। संसद जो होती है राज्य सूची में विषय पर कानून बना सकती है यदि यहाँ पे देखें तो यहाँ देखने को मिलता है राज्यसभा अपने उपस्थित सदस्यों द्वारा 2/3 मतदान द्वारा प्रस्ताव पारित करती है, जिसे राष्ट्रीय हित के राज्य के मामले पर कानून बनाना समाहित होता है। तो सी नंबर का यहाँ पे राइट आंसर है। किस वर्ष रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया था? तो ये 1924 का वर्ष है, सी डी नंबर का राइट आंसर यहाँ पे। संसद में एक साधारण विधेयक के पारित होने का जो सही क्रम है वो निम्न में से क्या है? तो सही क्रम क्या है यहाँ देख सकते हैं, प्रस्तुतिकरण के उपरांत प्रस्ताव,
आम बहस, प्रत्येक प्रावधान पर विचार विमर्श और प्रमाणीकरण सहमति, ये कंप्लीट रूप से स्टेप्स देखने को मिलती है। बी, जो कि साधारण विधेयक को पारित होने का सही क्रम है। जो संसद होती है, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये ओनली करता है लोकसभा का अध्यक्ष, यानी स्पीकर के द्वारा किया जाता है लोकसभा के। राज्यसभा के सभापति का चयन जो है निम्न में से कौन करता है? तो यहाँ हम देखने को मिलता है संसद के सभी सदस्य, संसद के सभी सदस्य, यानी कि ये देखते हैं डी नंबर का राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन जो है लोकसभा के पहले आदिवासी अध्यक्ष थे? तो यहाँ पी ए संगमा, यानी कि डी नंबर का राइट आंसर है। तो ये तो थे हमारे कंप्लीट रूप से संसद का कुछ ओवरव्यू, और उसके बाद हमने देखे इससे संबंधित जो भी एमसीक्यू है जो कि पुराने ईयर्स में पूछे गए, और कुछ जो है आने वाले जो एग्जाम्स है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है मॉडल क्वेश्चन आंसर। आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी, और फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल या ग्रुप में जाकर भी आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा ऐप आप डाउनलोड कर लोगे तो वहाँ पर आपको सारी चीज़ें यानी कि लेक्चर और PDF क्रमशः मिल जाएगी।